नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जुड़िए सभी। जुड़िए सभी लोग। आज शुक्रवार है। आज फ्राइडे। फ्राइडे के दिन हमारा फेसबुक लाइव को होता है। एबीसी फाउंडेशन आपका स्वागत करता है। आज फ्राइडे है। फ्राइडे के लिए एबीसी फाउंडेशन की तरफ से मैं डॉक्टर आज आपके समक्ष जो है लाइव आता हूँ और आयुर्वेद के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर आपके क्योंकि हमारे आयुर्वेद में जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो अगर हमको पता है तो हमारी डायग्नोसिस अच्छी बनती है, चिकित्सा भी हमारे अच्छे उस पर चली जाती है और इससे हमें यश धन कीर्ति प्राप्त होती है। हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती कि तुक्का हमारी चिकित्सा है कि अक्सर लोग बोल देते हैं कि ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। तो वो चीज़ हमसे हमारे आयुर्वेद को हमारे जो बेसिक कंसेप्ट है उससे दूर ले जाती है और वही परपाटी है वो बनी रहती है कि इससे फायदा हुआ, इससे फायदा नहीं हुआ। तो ये जो सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे को जहाँ तक आता है वहाँ तक मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वो करता हूँ कि आप अपनी लाठी खुद बने, खुद अपनी डायग्नोसिस बनाए, खुद जो है इसकी चिकित्सा। ड्रग प्रणाम प्रणाम जी, हमारे सोनाली जी, गगन अग्रवाल जी, नवजोत जी, प्रणाम सभी को। धीरे धीरे करके आप सब लोग जुड़िएगा ताकि मैं अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाऊँ। आज से हम एक नया लेने जा रहे हैं कि कफ के जो अपने नैसर्गिक गुण है, उन नैसर्गिक गुणों की आखिर क्या विशेषता है और क्लिनिकल में हम उसको कैसे पकड़ते हैं। हमको तो सिर्फ केवल अपना क्लिनिकल चाहिए, हमें कोई गाथा वाथा नहीं चाहिए, हमें कोई मतलब ये नहीं चाहिए कि आज के उसमें जब हम कॉलेज से निकल के आते हैं तो सब पढ़ के आते हैं, सबको पता है, सब पढ़ के आते हैं, सब पास होके आते हैं। लेकिन जब फील्ड में पहुंचते हैं तो हमारे सामने पहाड़ जैसी कठिनाई सामने रखी होती है और वो होती है सबसे पहले कि आप डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे इसकी और अपने आयुर्वेद के हिसाब से कैसे बनाएंगे। कुछ ये अलग, अगर किसी ने आपको डायग्नोसिस बना के दे दी और फिर डायग्नोसिस बना के अगर दे दी किसी ने एलोपैथ की डायग्नोसिस के हिसाब से, अगर किसी ने बना के दे दी कि जी इसको जी मतलब कहना चाहिए कोलाइटिस है, तो फिर आप उसके ड्रग टटोल रहे हैं कि ड्रग कहाँ मिलेंगे और आप हमको यही नहीं बताया कि कोलाइटिस जो है या जो उन्होंने बना के दिए वो हमारी गृहिणी से भिन्न है, बहुत भिन्न है, क्योंकि हमारी फिजियोलॉजी ही अलग है। और जो हमारी फिजियोलॉजी अलग है तो हमें अपनी फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। और जो हमें बायोकेमिस्ट्री हमारी हमको अलग अलग हमारी 200 के हिसाब से जो बायोकेमिस्ट्री भी अलग हो जाती है, तो बायोकेमिस्ट्री भी अलग, बिल्कुल एकदम अलग है, तो फिर हमको भी पता होनी चाहिए। और अगर हम उसके ऊपर इलाज करेंगे तो जाहिर सी बात है भटकेंगे और कोई कहेगा कुटच घनवटी दे दो, कोई कहेगा अम्बतारी चूर्ण दे दो, कोई कहेगा रुद्रासक दे दो, कोई कहेगा इसकी बस्ती दे दो, कोई कहेगा उसकी बस्ती दे दो। तो ये जो सब चीजें हैं, इन सब चीजों को दूर हटने के लिए कि हमको ये सब नहीं चाहिए भाई, हमको अपनी प्रॉपर डायग्नोसिस आयुर्वेद में चाहिए और ड्रग का सिलेक्शन है वो हम अपना आप कर लेंगे। उसमें आपको माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं। ड्रग का सिलेक्शन की बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा आचार्य ने तो हमारी केवल चरक संहिता के अंदर ही जो है वो 500 ड्रगों का वर्णन कर गए हैं, तो वो हम देख लेंगे। लेकिन हमको तो सिर्फ अपनी डायग्नोसिस चाहिए कि हम बेस ऑफ द गुण के आधार पर डायग्नोसिस बना दें और फिर अपनी चिकित्सा को कंप्लीट कर दें, वही हमारा एक उद्देश्य है। जब कफ के उसमें चले जाते हैं तो गुणों पर चाहते हैं तो हम सबसे पहले एक जो अक्सर हमारे सामने आता है, आज हम क्योंकि उसकी शुरुआत कर रहे हैं,
तो उसकी शुरुआत के साथ, क्योंकि कफ के जो गुण हैं तो उनकी शुरुआत के साथ करेंगे तो अच्छा है। और एक जो श्लोक दिया है तो वो भी कर लेंगे तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। वो तो सबको वैसे याद ही है, उसमें तो कोई किसी को बताना या फिर किसी को वो करना, ये सिर्फ केवल टाइम इस समय हम लोगों को बर्बाद करना है, तो हम बर्बाद करना नहीं चाहते। फिलहाल हम शुरू करते हैं। तो श्लोक तो आपको पता ही होगा, मैंने संदर्भ दिए, वैसे तो बहुत जगह लिखा हुआ है, लेकिन वो आप जो है देख सकते हैं। चरक सूत्र स्थान में अध्याय 1 में ही 61 का श्लोक है। वो गुरु के आधार पर है, मतलब कहना चाहिए उसके आधार पर है। और वो आप उसको देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ देता हूँ। गुरु शीत मृद स्निग्ध, हम 4 गुण एक साथ में पढ़ दिए। गुरु शीत मृद स्निग्ध, मधुर स्थिर पिच्छता, मधुर स्थिर पिच्छता, मधुर स्थिर पिच्छला, 7 हो गए। श्लेषवाणी, श्लेषवणा परिश्रमम यान्ति अभिनीचित। देखिए किसी भी चीज का जो टोड है ना, तो एंटीटोड दे रखा है। तीनों गुणों में अगर हम देखें, साम्यता को बिठा लें और हम इसको अगर अच्छी तरह से इसको कर सकें, तो देखिए सबसे पहली चीज तो उन्होंने नैसर्गिक गुणों को बता दिया, और नैसर्गिक गुणों को बता के फिर उसके नीचे, अब हम इसको दूसरी भाषा में इसको कह सकता हूँ कि जो सामान्य है वो बताया। सामान्य का मतलब, सामान्य कह दिया कि गुरु शीत मृद स्निग्ध। सामान्य तो समझ रहे होंगे आप, सामान्य और विशेष। मैंने सीधे आपको किससे जोड़ा? अपनी बायोकेमिस्ट्री से जोड़ दिया। और अपनी बायोकेमिस्ट्री क्या है? वो हमारी पदार्थ विज्ञान। बस यही थोड़ी सी रीति है, और इसी रीति को आप लोग बना कर रखिए। किसी भी चीज को आप अपने बायोकेमिस्ट्री से जोड़ेंगे तो अच्छा है। तो गुरु शीत मृद स्निग्ध, मधुर स्थिर पिछला, ये मेरे सामान्य है। इसमें सामान्य का जब नियम में लगाऊंगा तो फिर मैं वो भी सामान्य का नियम पढ़ दूंगा कि सामान्य का जो नियम है वो क्या है, तो वो भी आपको पता है। हम्म? मैं वो पता है तो मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूँ, बाकी तो सबको पता ही है। तो वो सामान्य है। सामान्य वृद्धि कारण, बस इतना ही पढ़ूंगा। सामान्य वृद्धि कारण आपको सब समझ में आ गया होगा। तो उसका कहने का तात्पर्य यह है कि दो श्लोकों को एक साथ में एक बायोकेमिस्ट्री में रख के आचार्यों ने ध्यान उस पर कंसंट्रेट करके उसको लिखा। और जो दूसरी लाइन लिखी वो एकदम विशेष लिख दी। वो क्या लिख दी कि इसको मारने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, इसको शांत करने के लिए हम आपको विशेष लिख रहे हैं। तो वो विशेष क्या लिख रहे हैं? श्लेषवाणी प्रशम यान्ति विपरीत गुण, इसके विपरीत जितने भी गुण हैं वो इसको शांत करते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया। बस यहाँ पर मैंने एक दो चीज आपको नहीं बताई, एक सामान्य और एक विशेष। इस सामान्य विशेष में जो हमारी पदार्थ विज्ञान की है उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे आचार्य कितने साइंटिफिक थे कि उन्होंने चिकित्सा सिद्धांत भी एक में बता दिया, और कौन सा चिकित्सा सिद्धांत लागू होगा वो भी उन्होंने बता दिया कि अगर श्लेष्मा का कहीं पर क्षय हो रहा है तो आप सामान्य सामान्य नियम के अनुसार उसकी चिकित्सा करें। ठीक है, सर्वदा सर्वभावी नाम सामान्य वृद्धि कारणम, इस नियम के अनुसार उसकी चिकित्सा करते हैं। ये तो वो 6 अवस्था में है तब, और आपको लगता है कि ये अगर बड़ी अवस्था में है या इसके गुणों की जो गुण है वो इसके बड़े अवस्था में दिख रहे हैं, बड़ी हुई अवस्था में दिख रहे हैं गुण, तो जो नीचे हमने लाइन दिख रहे हैं ना विशेष की, और विशेष के जो ड्रग भी दिए हैं कटु तिक्त कषाय, इन तीनों से उसकी जो है उसके देखकर कौन सा गुण बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको एक गुण दिखा आप तीनों में कटु तिक्त कषाय दे बैठे। एक गुण आपको पता लगा उसका गुरु गुण बढ़ा हुआ था, आपने तीनों औषधियों को उसमें प्रवेश करा दिया। ठीक, तीनों औषधियों को प्रवेश कराने के बाद, यानी कि आपको तीनों औषधियों को जब प्रवेश उसमें करा दिया, और कटुतित कषाय आपको एक नियम बताता कि अगर कहीं पर कफ बढ़ा हुआ है तो हम कटुतित कषाय औषधियां दे दें, वो उसकी विशेष है। विशेष का मतलब उसके विपरीत है, और जब विपरीत है तो वो कृष्ण नाश कर देंगे। लेकिन हम ये भूल गए कि उसका गुरु गुण बढ़ा हुआ था केवल, और गुरु गुण में हमको कषाय रस नहीं देना चाहिए था। वो कषाय रस इसलिए नहीं देना चाहिए था कि कषाय रस खुद पृथ्वी महाभूत के युक्त होता है, और गुरु गुण पृथ्वी से ही संबंधित होता है। जो गुरु गुण होता है वो पृथ्वी का ही है, अर्थात प्रोटीन का गुरु गुण है। अगर कहीं पर कफ का गुरु गुण बढ़ रहा है तो उस समय कषाय रस को दूर रखना चाहिए, क्योंकि गुरु गुण पृथ्वी का घोतक है। क्योंकि जब पृथ्वी के जब गुण पढ़ेंगे हम, तो पृथ्वी में केमिस्ट्री के अनुसार, हम अपनी बायो केमिस्ट्री के अनुसार, मैं आप सभी से कहता हूँ कि उस चीज को आप टेक्निकल सीखिएगा। क्योंकि जब तक आप टेक्निकल सीखेंगे तो आपको कोई बता देगा गुरु गुण बताया, आपने कसाय रस दे दिया, पेशेंट को नुकसान होगा।
उसका नुकसान क्यों हो गया? क्योंकि गुरु गुण जब हम अपनी बायोकेमिस्ट्री में जाएं तो पृथ्वी के 14 गुण बताए हैं कि पृथ्वी के 14 गुण हैं। उन 14 गुणों में जो हमारे 10 गुण हैं जिनको आप जानते हैं, वो 10 गुण कौन से थे? तो गुरुवाद गुण होते हैं, 20 होते हैं, और 10 गुण जो होते हैं वो हमारे जो द्रव और सामान्य विशेष, वो 10 गुण जो होते हैं। उन 10 गुणों में 14 गुण हैं वास्तव में। वो उन 14 गुणों में दो गुणों, एक गुरुत्व गुण और एक द्रवत्व गुण, और दूसरा एक परत्व गुण और एक अपरत्व गुण, इन चार को हटा दिया है अगले उसमें, और सभी में मिश्रित करके 10 गुणों को माना है कि अब ये 10 गुण हैं। लेकिन विशेष रूप से जब पृथ्वी की बात आती है कि कहीं पर पृथ्वी महाभूत है, तो वहां पर गुरु गुण इन चारों को आप काउंट करेंगे, क्योंकि चार गुण अगर आपने नहीं किए तो जो श्लोक का अर्थ है गुरु शीत, इसका अर्थ बिगड़ जाएगा और आपकी चिकित्सा इधर उधर चली जाएगी। तो गुरु गुण मन मुख्य रूप से पृथ्वी का है, और हम कसाय रस अगर दे बैठे उसमें, तो फिर क्या होगा? सामान्यम वृद्धि कारणम का नियम लग जाएगा, और पृथ्वी के जो महाभूत है वो उसमें बढ़ जाएगा, अर्थात गुरु गुण बढ़ेगा। और आप गुरु गुण पहले से ही बढ़ा हुआ है, और उसको बढ़ाने के चक्कर में आप जो है, घटाने के चक्कर में कसाय रस दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी समझने की जरूरत है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जब उसमें कसाय रस दे बैठे तब उसका गुरु गुण बढ़ गया। अब गुरु गुण बढ़ गया और आप चक्कर में पड़ गए कि मैंने तो कटु तिक्त कसाय औषधियां दी थी, इसका गुरु गुण बढ़ा हुआ था, और गुरु गुण बढ़ने के कारण जो है मैं फेल कहाँ पर हुआ। तब आपको फिर अपनी बायोकेमिस्ट्री में घुसना पड़ेगा कि आप यहाँ पर फेल हुए थे। पृथ्वी का गुण पृथ्वी का गुण बढ़ा हुआ था, गुरु गुण, और आपने उसी को ही दोबारा से बढ़ा दिया कसाय रस देके, जबकि कसाय रस कंटेन पृथ्वी जो गुण होता है कसाय रस में वो होता है। तो इतना हम शुरू में करने के बाद फिर अब हम चलते हैं एक एक करके क्लिनिकल रूप में देखेंगे उसको कि क्लिनिकल रूप में हमको ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। फिर एक एक करके चलते हैं। वैसे तो जो कफ के जो गुण हैं और उनके जो कर्म है, और जो कफ के कर्मों को देखते हुए, वो लक्ष्य में रखते हुए प्राचीनों ने जो इसके गुरु शीत मृद स्निग्ध मधुर लवण, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो प्राकृतिक कफ होता है वो मधुर होता है। जो प्राकृतिक कफ होता है वो मधुर होता है, लेकिन जो प्रदुष्ट कफ होता है, प्रदुष्ट कफ का मतलब जो दुष्ट कफ होता है, वो हमारा लवण रस होता है। इसको हम ध्यान में रखें। इसलिए आचार्यों ने लवण रस को स्थिर, लवण रस को जो है वो उसमें रखा है कि कफ का जो प्राकृतिक अगर कफ है तो वो मधुर होगा, और अगर प्रदुष्ट होगा तो फिर वो जो है लवण रस युक्त होगा। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से पेशेंट बताते हैं कि मुंह जैसा नमकीन जैसा रहता है सब, ठीक है? तो वहां नमकीन जैसे का मतलब कि अब वहां पर आप अपनी डायग्नोसिस बना सकते हैं कि इसका जो रस है वो लवण इसको दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कफ है, और वो कहीं विदग्ध कफ तो नहीं है, कहीं प्रदुष्ट कफ है, तो इसके कारण इसको वो दिख रहा है। स्थिर, स्थिर कहा है कि कफ जो है अपनी स्थिरता होता है, इसलिए इसका गुण एक मतलब कहना चाहिए जो मशहूर है वो कि मंद गुण है, ठीक है? पिच्छल होता है, श्वेत होता है, सलक्षण होता है। सलक्षण का मतलब दो चीज होती है। सलक्षण का मतलब कफ जो है एक भस्म जैसी वो जो चिकनी होती है, उस चिकनी भस्म की तरह होता है। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं कि अगर पिच्छल होगा तो उसमें द्रवता होगी, लेकिन सलश गुण भी इसमें जो है वो दिया है। वो सलश गुण का मतलब जैसे सूखी हुई मतलब जो घिसी हुई मेज होती है ना, मैं इसको मेरे यहाँ रखी है, मैं आपको हाथ से नहीं दिखा सकता इसको। जो घिसी हुई मतलब मेज होती है, उस मेज बड़ी चिकनी होती है। वो चिकनी होती है तो उसमें दो होती है, उसमें पिछलता नहीं होती, लेकिन उसमें चिकनाहट होती है। जिसमें चिकनाहट होती है उसमें पिछलता होती है। जैसे हम लेई टाइप का ले लें कुछ, या चावल के अगर ऊपर का मांड टाइप का ले लें, तो हम कहेंगे कि इसमें पिछलता भी है, और इसके सिर्फ अंदर जो है वो मतलब कहना चाहिए एक प्रकार से जो चिकनाहट है वो भी है, स्निग्धता भी है और पिछलता भी, दोनों है। लेकिन सलक्षता सड़कता में पिछलता नहीं होगी। वो पिछलता नहीं होगी तो उसमें चिकनाहट होगा, जैसे कि हमारी शंख भस्म वगैरह होती है या फिर वाल भस्म होती है, जितनी भी हमारी जो भस्म टाइप की होती है, वो उसमें चिपकने की क्षमता नहीं होती, लेकिन उसमें चिकनापन। तो इसमें चिकनापन यानी कि हम कह सकते हैं मर्षण सांद्र होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, कंसंट्रेटेड होता है। स्तिमित होता है, अशीघ्र,
स्तिमित का मतलब जहाँ चिपकना चाहे वैसे जहाँ रुक गया वो वहां पर रुक गया। और उसका मतलब अशीघ्र, अशीघ्र का मतलब बहुत जल्दी तेजी से नहीं रहेगा, आप उसे धक्का देंगे ना तब जाके वो आगे पीछे होगा। जैसे कि हमारा एक रोग है एसाइटिस। एसाइटिस में जो स्तिमित होता है, कफ स्तिमित हो जाता है, तो उधर चिकित्सा में आप जब पढ़ेंगे ना, उधर चिकित्सा जब पढ़ेंगे तो उसमें आखिर में चरक आचार्यों ने जब कफ को बताया है कि कफ जो है आपको ये ऐसे दिखता है, तब उन्होंने कहा है कि उदर में स्थित कफ जो व्यक्ति, या आप, मैं चरक संहिता में आपको बता दे रहा हूँ, मेरे को इतना वो ज्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन इतना ध्यान है कि ये चीज यहाँ लिखी हुई है। तो चरक संहिता में आप दाएं पृष्ठ पे नीचे की तरफ जब मतलब हमारा चैप्टर खत्म होता है, उस चैप्टर के 3-4 चैप्टर पहले, 3-4 वो पन्ने पहले जो है, पृष्ठ पहले नीचे की साइड में लिखा है, तो वहां लिखा है, और वो शुरू हुआ है बाएं साइड से और खत्म हुआ है यहाँ पर, इधर ऊपर वाले पे जाके खत्म हो गया है। तो उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति मदरा आदि का सेवन करते हैं, या जिनका कफ उदर में स्तिमित हो गया है। अब वहां पर 3 कंडीशन मेरे को, 3 तरह के मैंने मरीजों को उसको एक लाइन को पकड़ के इलाज किया। एक तो उदर में स्तिमित हो गया है, मतलब एसाइटिस हो गई है। एक दूसरा, कफ उदर में स्तिमित का मतलब कहीं पर भी किसी भी विशेष अंग में जो है जाके और वहां पर बैठा हुआ है, फैटी लिवर। और तीसरा, एक जो कहीं पर उदर में अगर ऐसा है कि जहां पर पेंक्रियाज होता है, तो पेंक्रियाज के चारों तरफ कफ की एक लेयर बनती है वहां पर। तो वहां 3 तरह के, मैं आपको और तरह के मरीज मिल सकते हैं, आप क्लिनिकल में देखिएगा उसको तो आपको पता चलेगी। फिलहाल मुझे तो उन्हीं 3 लाइन को याद करनी, 3 लाइन को करने के बाद मुझे 3 तरह के मैंने पेशेंट देखे और वो सक्सेसफुल। तो उन्होंने कहा कि कफ उदर में जब स्थिमित हो जाता है, उधर में, तो ऐसे रोगियों को आशव, अरिष्ट, क्षार, इन सभी को मिला के उसको पिलाना चाहिए और उसके कफ को वहां से विलयन करना चाहिए। विलयन का मतलब वहां से निकालना चाहिए। तो वही चीज है स्थिमित, अशीघ्र, बहुत तेजी से ना बहने वाला। सलक्षणता, सलक्षणता का मतलब जैसे कि हम उठाते हैं ना किसी चीज को, जैसे आपने बच्चे देखे होंगे, हम भी देखे, तो जैसे कोई वो बनाता है, लस्सी भी बनाते हैं, तो उसकी क्या होता है, जब हम ऐसे करके उठाएं तो वो उठता वो चला जाएगा। आपने अक्सर अक्सर अपनी प्रैक्टिकल में देखा होगा इस चीज को, कि अगर कोई गाढ़ी चीज है उसको हम ऐसे उठा रहे हैं तो वो उठती हुई ऐसे चली जा रही है, उसकी धार जो है बनती हुई चली जा रही है। हम लोग ऐसे करते हैं, देखते हैं बच्चे लोग करते हैं कभी कभी, वो उसके अंदर गुण होता है, अर्थात वो ना टूटने वाला होता है और इतना मजबूत होता है कि, मजबूत का मतलब उसकी जो अपनी इतनी कंसंट्रेट होती है कि वो एक धार बनती चली जाती है। वैसे तो ऊपर से डालने पर तो पानी की धार बन जाती है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं, उसमें ऐसा है नीचे से जब उठाएंगे तब धार बने ऊपर के लिए। तो वो चीज स्वच्छ होता है बिल्कुल एकदम, आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी का अब हम उसको अपनी दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि इसमें जो पानी की मात्रा है, वो पानी की मात्रा इतनी है कि वहां पर वो पानी भी अंदर अपनी गति नहीं कर पा रहा, और वो गति कर पाएगा तब वहां पर वो स्वच्छता जो है वो खत्म होती चली जाती है। जैसे कि एक गति अगर करेगा, तो जैसे कि बहुत अगर बढ़िया भी पानी है ना तालाब के अंदर, और आप अपने उसमें चेहरा ऐसे करके देखें और पानी हिल रहा है वो, तो आपका चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ेगा, तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं पैदा कर पाएगा। लेकिन अगर पानी बिल्कुल एकदम ठहरा हुआ है और आप उसको ऐसे देखेंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल एकदम शीशे की तरह, यानी कि इसमें अभी पानी जो है, पानी जो है गति, इसमें पानी की जो है गति नहीं है। तो यहाँ पर वो यही दर्शा रहे हैं, उनका कहने का तात्पर्य यही था कि जिसमें पानी की गति ना हो, अर्थात पानी तो हो लेकिन गति ना हो, स्वच्छ है, द्रव है, द्रव का मतलब एक प्रकार से उसमें द्रव की मात्रा है, इसलिए वो है। दूसरा, श्लेष्मा के जो द्रवगुण का निर्देश, अब जो आखिर में मैंने पढ़ा जो द्रव है उसका भी थोड़ा सा मैं आपको संदर्भ दे देता हूँ। श्लेष्मा के जो द्रवगुण का निर्देश तंत्रकारों ने इतर गुणों के साथ नहीं किया है, परंतु कई स्थलों पर अन्य प्रकरणों में इसका द्रव गुण बताया गया है, और वो आप उसको देख सकते हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई चीज ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि वो प्रैक्टिकल तो है लेकिन हमको कहीं देखने को नहीं मिली संहिताओं के अंदर। तो वो चीज मैंने यहाँ पर ग्राम लगा रखा है कि उस चीज को मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि उसको बताने से हमारे और आपके और आयुर्वेद के और मरीज के, इन चारों के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि हम भी ठीक, जो कहने वाले हैं वो भी ठीक, और जो हम सुनने वाले हैं वो भी ठीक, और जिसके बारे में कह रहे हैं वो भी ठीक, और जिसका इलाज कर रहे हैं वो भी ठीक। तो ये चारों चीजों में एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो आप इसको देख सकते हैं, चरक निदान स्थान अध्याय 4 में श्लोक नंबर 6। मैं रुक के थोड़ा सा बोल रहा हूँ,
ताकि आप आराम से लिख लें। तथा चक्रपाण की टीका में चरक चिकित्सा स्थान में अध्याय 3 में 45वां श्लोक। इसी अध्याय के तीसरे अध्याय के 283 श्लोक में देखें। सुश्रुत में आप देखना चाहें तो वहां भी देख सकते हैं। सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 21 में 15वां श्लोक। अब जरा इसको हम देखते चले जाएं। प्रकोपक निदान के अनुसार जिस गुण और उसके जो तदा आश्रित जो उसके तदा कर्म है उनका उनका अधिकत्व देखने में अगर आवे, उनके विरोधी गुणों का साप्रमाण सेवन करने से जो प्रकुपित गुण है वो साम व्यवस्था में आता है। तो मैं आपको ये पहले ही बता चुका कि ये जो पूरे गुण हैं, गुरु शीत मृद स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला, ये जितने भी गुण हैं ये उसके सामान्य गुण हैं। और आपको ये अगर नजर आते हैं कि ये बढ़े हुए हैं तो उसके विपरीत गुण यानी कि विशेष को लेकर, विशेष नीचे दिया हुआ है श्लेषवाणी श्रवण यानी विपरीत गुणा, उसके विशेष गुणों को लेकर अर्थात उस पर विशेष नियम लगाकर और फिर विशेष सामान्य और विशेष नियम लगाकर फिर उसको आप सामान्य कर सकते हैं। और वो कटु तिक्त कषाय औषधियां हैं, उनके आधार पर आप तय करें कि इसमें कटु देना है, तिक्त देना है या कषाय देना है। वो हम आगे पूरी समीक्षा करेंगे कि कहाँ हम कटु का प्रयोग करते हैं, कहाँ हम तिक्त का प्रयोग करें और कहाँ पर हम जो है उसको कफ का मतलब कहना चाहिए कषाय औषधियों का प्रयोग करें। इनकी तो समीक्षा करनी है, इनकी तो हमको क्लिनिकल रूप में देखना है, बाकी देखना क्या। इसकी प्रतीति के लिए तंत्रकार ने गुण कर्म में प्रत्येक गुण का निर्देश उसके विरोधी गुण के साथ द्वंद्व रूप में किया है। गुरु के साथ लघु का, शीत के साथ उष्ण का। प्रकोपित गुण का साम होने से उसके द्वारा जो उत्पादित रोग भी शांत होता है। और अब हम कुछ उदाहरण लेकर, कुछ रोगों के उदाहरण लेकर फिर उसको हम उसकी समीक्षा करेंगे, क्योंकि ऐसे करने से, ऐसे पढ़ने से, ऐसे ही करने से हमारा कोई जो हमारा वास्तविक उद्देश्य है वो हमारा पूरा नहीं होता है। और वो उसके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो सब चीजें हैं ये हम किताब में पढ़ते हैं, हम अपने शास्त्र में पढ़ते हैं, लेकिन हमें इसका क्लिनिकल चाहिए। बस वहीं लौट फिर के बेसिक आयुर्वेद बेसिक कंसेप्ट फाउंडेशन की यही एक विशेषता है कि यहाँ पर जो भी है क्लिनिकल चाहिए। हमको अगर क्लिनिकल नहीं मिला तो आपकी जितनी भी कथा है वो खत्म। इस कथा को हम बहुत बार सुन चुके हैं और हम सुनते ही चले आ रहे हैं अपने बहुत बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे भी और छोटी छोटी सी संभाषा में भी। अक्सर हम जब हम संगोष्ठी आपस में भी करते हैं तब भी, और किसी बड़े पैमाने पे जाते हैं फिर भी ये जो कथाएं ये तो चलती रहती हैं गुरु शीत इसने। लेकिन हमको क्लिनिकल चाहिए, क्योंकि अभी हम यहाँ से उठेंगे और हमारे पास पेशेंट वहां बैठा होगा, वो हमारा खून पी रहा होगा कि मुझे ठीक करो, और हम वही भाषा को मतलब वो करें कि हमने एक श्लोक हमको याद है और गुरु शीत द्रवम पढ़ा और मरीज को फिर नहीं पता कि कौन सी डायग्नोसिस, हमको नहीं पता कि डायग्नोसिस किस गुण के आधार पर बन रही है, किसके गुण के आधार पर नहीं बन रही है। वो सब हमारे तहसी में गया। बुरा मानने वाली बात नहीं, मेरी भाषा थोड़ी सी कठिन जरूर है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो हमारी जो चिकित्सा है वो भी एक साइड को चली गई और हमारी डायग्नोसिस वो भी एक साइड को चली गई। तो मिला क्या हमारे लिए? कुछ भी नहीं मिला। एबीसी फाउंडेशन की अपनी एक विशेषता है कि आप क्लिनिकल रहिए, क्लिनिकल हर चीज को क्लिनिकल में ला के रखिए, क्योंकि क्लिनिकल जब तक नहीं होगा हम अपने पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते और ना ही हम उसके बारे में अच्छी डायग्नोसिस बना के सोच सकते हैं। ड्रग हमारे पास 25 है, आपको 25 याद है, 26 भी हमें याद है, 27 भी याद है। जितने भी ड्रग बताओ वो मुंह से बोल देंगे, चाहे वो रस रस वाले ड्रग हो चाहे एकल औषधियां हो, सब बोल देंगे। लेकिन हमको क्लिनिकल चाहिए। क्लिनिकल अगर नहीं है तो फिर हमारा सुनना और आपको सुनाना, मेरा सुनना बताना और आपको सुनना, ये सब बेकार है। मधुर रस वाले एवं मधुर विपाकी वाले द्रव्यों का अतियोग होने से कब प्रकोप होता है ये हमको सब कुछ पता है। हम एक एक लाइन को क्लिनिकल व्याख्या पूरी करेंगे और रोग के अनुसार करेंगे और किसी एक या दो रोग को पकड़ेंगे और फिर उसमें आपको तो कफ प्रकोप होने पर शरीर में मधुर रस का ही प्राधान्य पाया जाएगा। पुरुष के रस रक्त में, जब वो वहां से पूरा अवशोषित होकर जाएगा तो रस में जाएगा और रक्त में जाएगा। पुरुष के रस रक्त में
यानी कि शरीर में माधुर्य होगा। माधुर्य का मतलब मीठापन, जिसकी परीक्षा कृमि कीटों के बैठने से हम उसकी परीक्षा भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि बहुत से पेशेंट आपने देखे होंगे, उनको मक्खियां ज्यादा लगती हैं। मक्खियां ज्यादा लगेंगी तो हमको समझ में आता है कि तेरा खून बड़ा मीठा है, तो मक्खी और कीट पतंगे तेरे ऊपर आगे बैठ रहा है। तो माधुर, जिसकी हम परीक्षा कर सकते हैं कृमि कीटों के बैठने से, या प्रयोगशाला में परीक्षा कर करें तो उसको ब्लड शुगर यानी कि ब्लड शुगर या हाइपरग्लाइसेमिया के नाम से वो हमको जानी जाए। मधुर रस से भी माधुर पाया जाता है। मुख मतलब मुख के रस में भी माधुर पाया जाएगा, और मुख या नासा स्रोत से प्रवेश होने वाले कफ में घनत्व उतना ना होगा। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको और बता दूं, और वो क्लिनिकल बता रहा हूँ। जिस पेशेंट को मधुमेह होता है, उस मधुमेह की विशेषता होती है, वो आप लिख सकते हैं, कान कमल। उससे कहिएगा कि आप अपने कान में डालिए सींक और निकाल के दिखाओ। जब आप उसे निकाल के दिखाएंगे और हाथ से ऐसे करके छुएंगे, तो वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा टाइट नहीं होगा। वो हल्का सा अगर आप उसमें ऐसे प्रेशर करेंगे, फट से जो है आपका हाथ से चिपक जाएगा। और जब चिपक जाएगा, आप थोड़ी देर के बाद पेशेंट को बिठा लें, और थोड़ी देर को पेशेंट को बिठाने के बाद फिर उससे क्या जरा डालो एक बार, फिर वो एक बार फिर डालेगा, फिर निकाल के हाथों पकड़ा देगा आपके, और फिर उसको हाथ में छुए। इस तरह से उसके मल में उसके कान में निरंतर जो है मल बहता रहता है। और मल इतना नहीं बहेगा जो कान से आपको दिखे। वो जब उंगली डालेगा तो उसके हाथ जरूर अंदर हो जाए, हर बार हाथ। जब वो यहाँ पर नाक में उंगली डालेगा तो उसकी नाक में ऐसा लगेगा जैसे कोई चीज अंदर से चिपक गई है। तो वो बार बार जो है इसको छुएगा, और छूने के बाद निकालेगा। तो वो कफ ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा पिघल के बाहर को आए, पतला तो होगा लेकिन वहीं सूखने की स्थिति में होगा कि आराम से सूख जाएगा, जैसे कि जुकाम लगता है, वो स्थिति नहीं होगी और उसको लगेगा। लेकिन अगर वायदा भी उसका हाथ जो है ना, वो उसकी जुबान से मुंह पे चला गया, तो उसको मीठा जैसा महसूस होगा, कि मधुर जैसा महसूस होगा। तीसरी चीज, जब वो थूकेगा, तो वो थूकने पे एक तो कफ निकलता है, एक हमारा बोधक कफ निकलता है। तो वो क्या होगा कि इतना ना बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा, और ना ही इतना बहुत ज्यादा पतला होगा। जैसे बच्चे की लार निकल जाती है, तो वो वाली नहीं। तो वो क्या होगा, वो उसको महसूस कराएगा कि मुझे बार बार मेरे मुंह में कुछ घुला हुआ है, मीठा मीठा लग रहा है, घुला हुआ जैसा लग रहा है। अगर उसे मीठा भी नहीं लगेगा तो वो कहेगा डॉक्टर साहब मुंह में झाग जैसे बनते हैं। और वो मुंह जो है सूखता कभी नहीं, मेरा कभी सूखता नहीं है, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन मुंह नहीं सूखेगा और झाग बने रहेंगे मेरे मुंह के अंदर। और वहीं पर आपको सीधे दिमाग में आ जाना चाहिए कि वहां पर जो उसका गुण बढ़ रहा है, गुरु नहीं बढ़ रहा है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। गुरु बढ़ेगा तो वो कहाँ बढ़ेगा, वो मैं बताऊंगा। माधुर पाया जाएगा। मुख और नासा स्रोत से जो प्रवृत्त होने वाले कफ में घनत्व उतना नहीं होगा। मधुरता का स्थान संशय मूत्र यंत्र यानी कि बस्ती में वहां पर हमको देखने को मिलता है। तो हम कहते हैं ना, कहते हैं में हो तो मूत्र भी माधुर होगा। और इस संप्राप्ति के अनुसार वे मधुर प्रमेय के दो भेद चरक ने किए हैं। और वो दो भेद किए, एक तो हमारा शीत में है और एक हमारा इच्छु में। यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर होगा क्या, कब के कौन से गुण बड़े होंगे, एक तो शीत में और एक इच्छु में। तब अब हम उसी उस पर जाएंगे कि अगर शीत में है तब वहां पर क्या होगा, और कफ में है फिर वहां पर क्या होगा, कौन सा गुण बढ़ेगा वहां पर। कफज प्रमेयों की गणना साध्य प्रमेयों में की गई है, और इसके अंतर्गत दो प्रमेय भी साध्य होते हैं। मधुर प्रमेय में जितने रोगी देखे जाते हैं, उसमें अधिक संख्या उल्लिखित कफज प्रमेहकांत पुरुषों की जाती है। और प्रमेह की चिकित्सा में, जो प्रमेह की चिकित्सा है, उस प्रमेह की चिकित्सा में कठिन परिश्रम एवं भोजन में यव सादृश रूक्ष भोजन को आयुर्वेद में प्राधान्य का। किसी भी रोगी को अगर डायबिटीज हो जाती है, तो उस डायबिटीज, मैं आपको डायबिटीज की संप्राप्ति इसी में बताऊंगा, और वो आयुर्वेद के हिसाब से संप्राप्ति बताऊंगा बिल्कुल एकदम। मैं अपने एबीसी फाउंडेशन पर ज्यादातर आयुर्वेद की संप्राप्ति, इसकी मधुमेह की जो आयुर्वेद की संप्राप्ति है वो बताइए मैंने। और उसको अगर आप चाहते हैं कि हम एबीसी फाउंडेशन से जुड़ें, जो हमारी रोज जूम इंटरेक्टिव सेशन चलता है, और हमारे पेज पर भी उसको लाइव
प्रसारण होता है, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। आप उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप कनेक्ट हो सकते हैं। 9927753780 ये नंबर है मेरा, और इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पर कुछ भी भेज सकते हैं। मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा, वहां से आपको जूम लिंक और मेरे पेज का लिंक दोनों मिलेंगे, और फिर वहां से आपको, तो ये जो आपको वहां मिलेगा, ये आप सीधे सीधे वहां बात भी कर सकते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, संप्राप्ति भी बना सकते हैं किसी भी रोग की। और वहां पर जो आएंगे, आप रोगी लेके आते हैं या रोगी की जो आप हिस्ट्री बताते हैं, उसकी बाकायदा पूरी संप्राप्ति, ये नहीं कि इसमें कफ बढ़ गया, इसमें पित्त बढ़ गया और इसमें ये बढ़ गया, इसकी ऐसी चिकित्सा कर दो ना। यहाँ पर कफ बढ़ा है तो कफ का कौन सा गुण बढ़ा है, पहले तो वो बताओ, फिर उसका ड्रग बताओ, और फिर उसके बाद में जो संसर्ग वायु है या वायु का संसर्ग वायु होने पर वायु के कौन से गुण में संसर्ग किया है, उसको फिर कैसे तोड़ना है, और फिर ये सब इस तरह से हमको चिकित्सा करनी है। ये नहीं कि वायु ने कफ को पकड़ लिया, कफ ने पित्त को पकड़ लिया, कफ ने जो है इसको आवृत कर दिया, उसने उसको आवृत कर दिया, यहाँ पर उसको ये वाला ड्रग दे दो, यहाँ ये नहीं। गुणों के आधार पर चिकित्सा करें, और वो निश्चित रूप से उसमें 6-7 ड्रग दें आप, और वो पेशेंट जो है आराम से आपका अच्छी तरह से ठीक भी हो जाए। मधुर प्रमेह के जितने भी रोग की देखी जाते हैं, वो उसमें ये जो चिकित्सा बताई गई है कि हम जो हमारी जो चिकित्सा होती है, वास्तव में यह सूखे द्रव होते हैं जो कफ को सोखने वाले होते हैं। अब जब कफ के सोखने वाले द्रव उन्होंने बताए हैं, तब यहाँ पर हमको एक चीज अपने दिमाग में अब फिट कर लेनी चाहिए कि जब आहार ऐसा बता दिया आचार्यों ने कि ऐसा आहार होना चाहिए सूखा जो कफ का शोषण कर ले, तो क्या उस कफ में पिच्छलता होगी? पिच्छलता, चिपकने वाले कफ को, आहार चिपकने वाले जो कफ है, उस कफ को जो आहार खाएंगे हम सूखा, वो सोख लेगा? नहीं सोखेगा। उसमें मृदुता होगी, उसके अंदर जो जल का पार्ट, जो जलो जल होगा उसका पार्ट होगा, क्योंकि वो जल जो हम सूखा खाएंगे, वो जल का पार्ट ही, जो हमारा भोजन है सूखा हुआ, वो उसको सोखेगा। इसलिए आचार्यों ने एक जगह जब उसकी चिकित्सा बताई है, तो उसमें मेरे को श्लोक याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। और जरूरत हो, क्योंकि मेरा दिमाग एक जगह तो रहता नहीं है, मेरी तो दिमाग पूरी संहिताओं के अंदर घूमेगा, और फिर जो है आपको इसमें लेके आएगा। कोई ऐसी कल हमारे एक डॉक्टर साहब हैं अशोक मित्तल जी, वो जुड़े थे, तो वो कह रहे थे कि आप किस बुक से हमको ये बताते हो, तो मेरे को तो पता ही नहीं है कि मैं कौन सी बुक से बताता हूँ। मेरे को खुद जो है वो पूरी संहिताओं में, भाव प्रकाश में, चरक में, सुश्रुत में, और भाव मतलब कहना चाहिए अष्टांग में, और वृद्ध भागवत में, करकावली में, सिद्ध करकावली में, सब में मेरा दिमाग जाता रहता है। और जहां जहां से मुझे को लगता है कि यहाँ पर ये चीज समझाने वाली बात है, इससे इसको कनेक्ट कर दूं, इससे इससे कनेक्ट कर दूं, तो फिर मैं आपको समझाता चला जाता हूँ कि यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है। वो संदर्भ भी देता हूँ आपको, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बगैर उसके कुछ चीजें मुझे पॉइंट वाइज लिखनी पड़ती हैं, वो 10 मिनट 15-20 मिनट में मैं लिख देता हूँ कि यहाँ से ये किया है, यहाँ पर ये है, इसको कनेक्ट इससे करना है, इसको कनेक्ट इससे करना है, वो एक सीरीज बन जाती है। तब वहां पर हम ये देखेंगे कि मैं जब आपको इसी अपनी जो सीरीज है फ्राइडे की, इसमें मैं आपको बाकायदा जो शास्त्रोक्त संप्राप्ति है हमारी मधुमेह की, खासकर मधुमेह की जो शास्त्रोक्त संप्राप्ति है डायबिटीज की, उसको मैं आपको एकदम बताऊंगा, और आप भी कहोगे कि किसी ने संप्राप्ति बताई। और वो संप्राप्ति आपकी ऐसी होगी, कभी कोई भी फेल नहीं कर सकता। आप उसमें रिसर्च कर सकते हो, पेपर कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो उसके अंदर, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग लिखिए, मैं आपके साथ हूँ। आप लिखिए तो उसको कम से कम, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं इसको लिखूं, लेकिन आपको शास्त्रोक्त दूंगा, एक एक वर्ड हर किसी से निकाल के छांट के इंटरेक्शन करके, आपस में उनका खुद का एक वैज्ञानिक रूप होगा, और वो आपको निकाल के मैंने बताया है, बताऊंगा। तो मैं अपने एबीसी फाउंडेशन में बताता हूँ उसको प्रधान किया। मधुरादि जो गुण विशिष्ट निदान भूत कफवर्धक आहार का प्रयोजन, रूक्ष अन्नपान का सेवन, विशेषता यव मतलब जो जॉब वगैरह हम बताते हैं, श्रम द्वारा कफ का जो परपचन, आप मेहनत करिए, घूमिए, सुबह के लिए 4-5 किलोमीटर टहलिए, उससे जो है वो कफ का परिपचन होता है। और औषधियों में भी मधुर गुण के सर्वोपरि विपरीत तिक्त द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने अब आपको ड्रग, और वो ड्रग अब आप कहाँ काम करेगा, वो कब के किन गुणों पे काम करेगा, वो आप उसको खूब आराम से देख सकते हैं। एक तरफ से लगाएं, गुरु को खत्म नहीं कर सकता, तिक्त द्रव किसको खत्म नहीं कर सकते, वो मैं आपको बताऊं। शीत को खत्म कर देंगे, मृत को खत्म कर देंगे, बहुत ज्यादा स्निग्ध है तब उसको खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी सी स्निग्धता कम कर देंगे। मधुर है, पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लवण रस है, वो वैसे ही हम निदान प्रवचन में रखेंगे। पिछलता है, उसको बहुत जल्दी खत्म नहीं कर पाएगा। श्वेतता है, उसको खत्म कर देगा पूरी तरह से, मतलब श्वेतता का मतलब वो अगर उसमें कोई गंदलापन है
और आम की स्थिति है तो उसको पचा देगा और उसको श्वेत भी कर देगा। संरक्षणता उसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकता। संरक्षणता का मतलब वो जो चिकना हुआ, जो चिकना ऐसा ठोस पार्ट है उसका, जो मेज की तरह, जो एकदम लकड़ी की तरह है और उसमें चिकनापन तो है लेकिन उसके अंदर जो मृद भाग है वो नहीं है, उसको खत्म नहीं करेगा। सांद्र है, उसको सांद्रता को वो खत्म कर देगा। स्मित स्मित खत्म, कफ को वो खत्म नहीं करेगा। जैसे कि डायबिटीज होते होते वो किसी को फैटी लिवर हो जाता है। जब डायबिटीज होते होते फैटी लिवर हो जाता है तो फिर वो तिक्त रस उसमें वो है, उसको नहीं करेंगे, फिर उसके बाद में हमको छाड़ देने पड़ेंगे और छाड़ देंगे तब उसका वो विलय। ये इतने गुणों को तिक्त रस खत्म कर देता है और यही गुण जो है वो हमारे किस्म होते हैं, जो हमारी डायबिटीज होती है इसमें होते हैं, इसलिए आचार्यों ने तिक्त द्रव्यों का सेवन करता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको काउंटर यहीं पर और कर देता हूँ कि जो हमारा जितने भी ऐसे गुण युक्त कफ होता है वही कैंसर का एक कैंसर जो सेल्स होती है उनका पोषण द्रव होता है। यही इसी तरह के गुणों वाला एक कफ होता है शरीर के अंदर, जब बनता है तो वो बिल्कुल कैंसर की सेल्स को पोषण देता है। और वो कैंसर की सेल्स का पोषण देने के बाद कैंसर सेल्स अपने को म्यूटेंट करती हैं, वहां पर सेल डिवीजन बढ़ता है और एक प्रकार से वो कैंसर बढ़ता चला जाता है। इसलिए कैंसर में सिर्फ केवल तिक्त द्रव्यों का ही प्रयोग है। और जहां पर तिक्त द्रव्यों की बात आ जाती है तो आप तीनों चीजें देख लो, रोको भस्म, चांदी भस्म, हीरक भस्म और ये ज्यादातर मुझे लगता है एक दूसरे से छोटे बड़े करके तिक्त ही हैं। इसलिए इनका प्रयोग सबसे बताया है कि तिक्त द्रव, प्याज, पलांडु, ये तिक्ती ही है। हद्रा, जो हद्रा होती है वो भी जो है इसी द्रव्यों को, ऐसे ही टाइप के द्रव्यों का कैंसर में प्रयोग करते हैं। ये मेरी अपनी वो है, मैंने दिए भी हैं दो चार, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि ये दिए जाते हैं और इन्हीं से ही कैंसर रिजॉल्व होता है। लेकिन मैंने कितने ठीक किए हैं ये मेरे ऊपर डिपेंड है। मैंने बहुत ज्यादा मरीज कैंसर के ठीक नहीं किया है और मैं उस पर काम भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मेन कारण ये है कि अगर मैं मेरे साथी बहुत कैंसर पे काम कर रहा है, करने तो बढ़िया बात है, और मैं जो है अपने थोड़े दूसरे सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो ये अपनी अपनी वो है कि किस सब्जेक्ट में किसको इंटरेस्ट है। लेकिन इतना जरूर मुझे मालूम है कि कैंसर में जो है वो तिक्त रक्तों का प्रयोग प्रधान रूप से होता है, क्योंकि उसमें कफ के गुणों को मारा जाता है, अर्थात उसकी जो कैंसर की जो किसी तरह से हम क्या रोकते हैं, वे कीमोथेरेपी से क्या रोक रहा है, उसका फटाफट जो वो मल्टीप्लिकेशन है वही तो रोक रहा है, वही हमारा तिक्त द्रव है, वो उसको रोक देते हैं, उसके पोषण को वहीं पर मार देंगे और पोषण जब नहीं मिलेगा तो बॉडी के अन्य पार्टों से भी पोषण लेना शुरू कर देता है और तिक्त द्रव देंगे तो वो कफ का ही नाश करेगा और पेशेंट का वजन कम होता चलेगा। तिक्त द्रव्यों का उपयोग इस बात का सूचक है कि प्राचीनों ने इस बात का प्रत्यक्ष ऑब्जर्वेशन किया था कि मधुर प्रेमों में साध्य कोटि के कफज प्रेमों की अधिक होते थे। बातज और असाध्य माने गए मधुमेह, चरक का छौद्र में से पीड़ित रोगियों की संख्या उतनी नहीं होती थी और नवमत से भी श्रमा आश्रम। देखिए अब यहाँ ये जो लाइन है ये बहुत बड़ी लाइन है, इस लाइन में अगर हिलकते रह गए तो मुझे अभी डायबिटीज की संप्राप्ति बतानी पड़ जाएगी कि बातज और असाध, देखो आने वाले, देखिए बातज और असाध माने गए, तो बातज में कितने प्रकार के फिल्में हैं, चार प्रकार के, तो तीन तो साध हुए, फिर चौथा ही तो असाध माना है ना, और वो चौथा असाध जो फिल्में है वो हमारा मधुमेह है, लेकिन तीन तो साध है। अब वो जो तीन साध्य हैं तो हम कहते हैं कि बातज फिर में असाध्य होते हैं, तो कैसे होते हैं बातज फिर में असाध्य, बातज फिर में का तो एक ही फिर में साध्य, एक ही फिर में जो है वो असाध्य होता है और वो मधुमेह है, वो तो स्पष्ट है, लेकिन तीन तो साध्य होते हैं, तो फिर उन तीन की डायग्नोसिस कैसे बने, उन तीन को हम कैसे अपने उसमें लेके आए कि ये तीन जो है वो है तो साध्य है, तो फिर इनकी चिकित्सा कैसे करें, तो फिर मधुमेह की अलग संप्राप्ति क्या होगी, फिर उसकी चिकित्सा कैसे होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जो वास्तविक आयुर्वेद की पूरी अच्छी तरह से संप्राप्ति है वो क्या होगी, उसके आधार पर टिकती है टाइप 1 एंड टाइप 2, उसके आधार पर आयुर्वेद की संप्राप्ति क्या होगी। हम बोल तो देते हैं, बोले जी टाइप 1 है, बोले जी टाइप 2 है, लेकिन आयुर्वेद में टाइप 1 टाइप 2 कैसे हम उसको करें, और हमारे आचार्य ने खुली किताब में रख दिया बिल्कुल ऐसे करके, बोले टाइप 1 और टाइप 2, अब इसमें दिक्कत क्या है, तब वो अगले उसमें लेंगे, आप उसको बिल्कुल वो ना, हाँ आप उसको बिल्कुल जो है वो ना लें, क्योंकि कोई वो नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपको मैं पूरा बताऊंगा कि तीन जो है वो साध्य है और बाकी मधुमेह असाध्य है, तीनों की संप्राप्ति क्या है, फिर मधुमेह की संप्राप्ति क्या है, और मधुमेह भी टाइप 1 और टाइप 2 जो डायबिटीज हम जैसे
एलोपैथ में पढ़ते हैं, उसमें फिर उसके हिसाब से क्या है, वो हम कहाँ से कैसे क्या 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 कर सकते हैं कि हम क्या इतने अधूरे हैं जो हम उनकी टाइप 1 को टाइप 2 को अपने आयुर्वेद में बिल्कुल शास्त्र के अनुसार उसकी आपको डायग्नोसिस बना कर देंगे और आप चिकित्सा भी करेंगे। कफेज भृंगों की अधिक होते हैं, वातज और असाध्य माने गए मधुमेह से पीड़ित रोगियों की संख्या उतनी नहीं हुई होगी। नव मत से भी श्रामाभाव मतलब बैठे बैठे हैं, बैठ रहे हैं आराम से और खा रहे हैं और पी रहे हैं, तथा अति संतर्पण के कारण जो अनुपयुक्त होने से मूत्र मार्ग से यानी कि मूत्र से प्रवृत्त होने वाले जो मधुर द्रव्य, मेरी कुछ भाषा कठिन लिखी हुई है और वो भाषा कठिन लिखने का मेरा जो अपना वो है, तो मैं यही है कि मैं इंग्लिश में कभी आयुर्वेद को कोरिलेटेड न शब्दों में करता हूँ और न ही किसी क्लिनिकल की जल्दी उसमें करता हूँ, क्योंकि उसका कारण है कि शब्दों में मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि अगर मैंने अंग्रेजी के शब्दों को अपने आयुर्वेद में समावेश जगह दे दी तो कभी मैं उसकी व्याख्या कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि अंग्रेजी के शब्दों की कोई स्पीसीज नहीं होती, कोई जाति नहीं होती है। वहां तो एक शब्द को एक शब्द बोल दिया तो एक शब्द का सिर्फ एक ही अर्थ है, और हमारे तो एक शब्द के कितने अर्थ हमारे उसमें जो हमारी डिक्शनरी है आयुर्वेद की उसमें कितने मतलब होते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते, और हम भी नहीं सोच सकते, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, हम भी नहीं सोच सकते उसके लिए। लेकिन एक अर्थ के एक अक्षर के कई अर्थ हैं, और जो वो कई अर्थ हैं तो कई जगह उन अर्थों को अलग अलग तरीके से निकाला जाता है कि यहाँ पर इसका अर्थ क्या दिया जाए। तो इसलिए आप मैं मेरी कुछ भाषा क्लिष्ट भाषा है और वास्तव में जो हमारी संस्कृत और प्लस जो है हिंदी दोनों मिक्स है, वो थोड़ी सी आपको लग रही होगी कि भाषा कठिन है। श्रमाभाव मतलब श्रम का अभाव हो रहा है, अति संतर्पण के कारण अनुपयुक्त होने से मूत्र मार्ग से प्रवृत्त होने वाले मधुर द्रव्यों के ही रोगी साबित देखे जाते हैं, और इस स्थिति को डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। इसे रीनल ग्लाइकोसिरिया भी नाम से जाना जाता है, और वास्तविक डायबिटीज में अग्नाशय पैंक्रियाज में असाध्य रूप की विकृति हो जाती है, ये सब आपको जानते हैं। और असाध्य रूप की जो विकृति होती है उस विकृति में अब आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, और रोकने के बाद ये जो हमारा तिक्त रस था उसका जरा मैं एक मेन ड्रग लेता हूँ डायबिटीज में, उसके बारे में उसको बता देता हूँ। मामंजक, कड़वी नाई, नीम पत्र, शिलाजितू, करेले के पत्र, बीज रहित, बीज रहित, विस्तुंडक, कुचला, कड़वी बिंबी, अहिफेन आदि तिक्त द्रव्यों का मधुर परिमेय में, डायबिटीज में नहीं, मधुर परिमेय में प्रभुत और सफल प्रयोग किया जाता है। इसमें भी विशेष ड्रग है और वो आप लिख सकते हैं विस्तुंडक बटी। विस्तुंडक बटी का स्थान सर्वोपरि, कारण ये तिक्त होने से तो मधुर रस का प्रशमन करता ही है, अति उत्तम दीपन पाचन होने से तथा शारीर चेष्टाओं यानी कि मांसपेशी जन्य श्रम, जिसे हम क्या कहते हैं मांसपेशी जन्य श्रम, जिसमें लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा बनता है, मांसपेशी जन्य श्रम का जो उद्दीप्त होने से धातुओं में जो पचन क्रिया को भी बढ़ाता है, परिणामता मधुर गण का पाक हो जाने से वह मूत्र मार्ग से प्रवृत्त नहीं होता, और नवमत से अगर इसको आपको कहना है तो धातु पाक मेटाबॉलिज्म की क्रिया उद्दीप्त होने से, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो विस्तृत बटी होती है वो हमारी धातु पाक यानी कि जो हमारी मेटाबॉलिज्म होती है उसकी क्रिया को उद्दीप्त होने से वो करता है, और चेष्टा के अधिकत्ववश बहुत ज्यादा जो है ताकत लगा रहे हैं विकट वाली मधुर द्रव्य ग्लाइकोजन, यानी कि ग्लाइकोजन को हमारी मैंने मेरी अपनी वो है जिसमें आप लोग इस पे रिसर्च भी कर सकते हैं, और मैं तो इससे संतुष्ट हुई हूँ। बाकी रिसर्च के पॉइंट तो मेरे पास 85 हैं कि कहाँ से मैं रिसर्च करूँ, कहाँ लेबोरेटरी मिले, क्या करें क्या नहीं करें, असमंजस में रहते हैं कि रिसर्च के लिए खासकर जो है एक वो भी लगा हुआ है, डब्बा भी लगा हुआ है, और एक एजुकेशन का भी वो है कि अगर कहीं पर अगर एमडी वेमडी कर लेते तो कहीं जो है वो कुछ ना कुछ किसी के पास में जाके बैठ जाते और कर लेते हैं कि थोड़ा सा करते हैं इस पर रिसर्च। लेकिन आजकल क्या है
आजकल तो बस सीधी सी एक बात है, आपके पास डिग्री है तो आप जानकर हो, आपके पास डिग्री नहीं है तो आप जानकर नहीं। थोड़ा सा दुख होता है सिस्टम को देख कर कि जिसके पास डिग्री नहीं है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी की आलोचना नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी विधा थोड़ी सी बता देते हैं कि जिसके पास डिग्री है भले ही उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन वो उस जगह जाके बैठ जाएगा जहां हम घूम भी नहीं सकते। और जिसके पास अगर उसको करने का कुछ जज्बा भी है तो वहां पर आप घुस भी नहीं सकते, ये भी है। सारी चेष्टाओं यानी कि धातुपाक की क्रिया को उद्दीप्त होने से तथा चेष्टा के अधिकत्ववश मधुर द्रव्य यानी कि जो ग्लाइकोजन होता है, जिसको हम अपर ओज बोलते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलकर दहन प्रक्रिया हो जाने से वह मूत्र मार्ग से प्रवृत्त होने के लिए शेष नहीं रह जाता, यदि आपने विस्तृत बटी का प्रयोग कराया। अब उसमें ध्यान भी रखा जाता है क्योंकि उसके अंदर कुचला होता है तो छोड़ छोड़ के बीच बीच में खाई जाती है। इसी अध्याय में और इसी प्रकरण में अब आगे हम कहेंगे कि डायबिटीज में रस रक्त में मधुरता की जो मधुरता होती है, जो ब्लड शुगर होती है, जिसका परिज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षा से होता है, प्राय मधुर में ही यानी कि जिनको वास्तविक शुगर होती है उन रोगियों की ये परीक्षा मतलब कहना चाहिए की जाती है। और कभी कभी जिन रोगियों में मधुर में ही होते हैं और उन्हें डायबिटीज नहीं होती है तो उन लोगों की परीक्षा भी उसमें की जाती है, ये अपना वो अलग है। अब हम दूसरे उस पर सीधे सीधे चले जाते हैं। वैसे तो बहुत है, क्योंकि बहुत का मतलब अभी तो कब की उसकी संप्राप्ति ही जो गुण है वो गुणों के आधार पर ही हम कर रहे हैं। हमने एक डिजीज ली थी मधुर द्रव्य वाली, रस वाली, यानी कि मधुर रस वाली जो शर्कराएं होती हैं, शर्करा का मतलब जो हमारा ग्लूकोज होता है, एवं मधुर विपाक वाले जो गोधूम धान्य होते हैं। अब दो तरह से है, एक तो ये कोई कहता है कि शुगर फ्री है, कोई कहता है शुगर फ्री है, इससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। कोई कहते हैं कि जो गोधूम वाले धान्य होते हैं अर्थात गेहूं होता है, वो जो है वो मतलब कहना चाहिए शुगर को बढ़ाता है। और वास्तव में सही बात तो ये है कि जो हमारा गेहूं होता है, वो गेहूं जो है चावल के मुकाबले शुगर को ज्यादा बढ़ाता है, कम नहीं बढ़ाता है। ये हमारी विडंबना होती है कि बोलते हैं कि चावल खाओगे तो शुगर नहीं, मतलब कहना चाहिए उसके मुकाबले गेहूं के मुकाबले कम बढ़ती है ना। चावल के मुकाबले अगर हम चावल खाते हैं तो गेहूं से ज्यादा शुगर बढ़ती है, चावल से कम बढ़ती है। इसलिए जो मधुर विपाक होता है और मधुर विपाक वाले जो रस होते हैं और मधुर विपाक, जिनका मधुर विपाक हो, ये ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर जो आंवला कहते हैं कि लोग जो है आंवला खाते हैं तो उस आंवला खाने से शुगर नहीं बढ़ती है। तो आप देख लो कि अगर वो अम्ल विपाक है, अम्ल अगर उसको अम्ल रस है तो विपाक उसका मधुर हो रहा है। यहाँ पर विपाक का मतलब जब उसकी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर जा रहे हैं तब हमको देखना पड़ेगा कि इसका एक्टिव प्रिंसिपल है क्या। अब जब इसका एक्टिव प्रिंसिपल ही मधुर रस में जाके कन्वर्ट हो रहा है और वो भी विपाक की आखिरी स्टेज में, तब वहां पर शुगर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो ये चीजें हैं। अम्ल अम्ल से तो बढ़ेगी, वो तो बात अलग बात है। अम्लता से तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अम्ल अम्ल तो खुद ही जो है वो अग्नि के प्रदीप्त होते हैं, लेकिन कफ को बढ़ाते हैं, ये चीज है। और जब कफ को बढ़ाएंगे तो कफ का फिर फाइनली जो विपाक होगा वो भी मधुर होगा। इस प्रकार से अम्ल द्रव्यों से भी शुगर जो है बढ़ती है। और जो मधुर, खासकर हम बस यही ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरह से किसी भी द्रव का हम वो देख लें कि इसका विपाक मधुर ना हो जाए। का अतियोग होने से जैसे मल रूप में मूत्र मार्ग से प्रवृत्त होने वाले कफ में मधुरता का प्रधान होता है, वैसे ही स्निग्ध गुण स्नेह द्रव्यों, अब हम ये कह सकते हैं कि हमने एक प्रकार से कफ ले लिया और वो कफ में एक लिया हमने कार्बोहाइड्रेट। अब हम धीरे धीरे करके उस पर आ गए बसा पे, और बसा पे आ गए तो उसका स्निग्ध गुण हो गया। अब वो बसा में स्निग्धता होती है, तो स्निग्धता होती है, जरा उसको देख लें कि स्निग्धता के कारण इसमें क्या होता है। हाँ, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको और भी इस चीज को बता देता हूँ। जो मधुर रस होते हैं उन मधुर रस में जल और पृथ्वी महाभूत दोनों ही प्रबल अवस्था में। अगर जल और पृथ्वी महाभूत दोनों ही प्रबल अवस्था में है तो उसमें भी हमको ये देखा जाता है कि इसमें जल और पृथ्वी ये दोनों महाभूत किन किन अंशों में बड़े हुए, किन किन अंशों में रहते हैं। जैसे कि हमने
एक शर्करा खाई। शर्करा खाने का मतलब जैसे कि चीनी खा ली हमने, या चीनी खाने के साथ साथ जो मधुर रस है जिनका विपाक उसमें हो रहा है, चावल। तो चावल में हम देखेंगे कि चावल में जो पृथ्वी महाभूत होता है वो कम होता है, लेकिन जल महाभूत उसमें ज्यादा होता है। और हम अगर गेहूं में देखेंगे तो गेहूं में पृथ्वी महाभूत अधिक होता है, जल महाभूत उसके अंदर कम होता है। ऐसी जब यम में देखेंगे तो यम के अंदर अग्नि महाभूत होता है, और उसके अंदर जो जल महाभूत मतलब वो पृथ्वी महाभूत होता है वो ज्यादा होता है। इसलिए अग्नि और पृथ्वी महाभूत जितने भी होते हैं वो हम अगर हम लेते हैं तो उसमें हमारी गुरुता तो बढ़ती है, साथ में अग्नि भी होती है, और फिर वो क्या करती है, अपनी गुरुता से उसको पानी को सोखती है। इसलिए आचार्यों ने एक जगह कहा है कि डायबिटीज के अंदर, विरण के अंदर, श्वास कांच के अंदर, या किसी को सांस रोग है, उन सांस रोगों में कह दिया है कि पानी ना पिए जहां तक। सुश्रुत का वचन है वो, कि सुश्रुत के वचन में कि डायबिटीज में पानी नहीं पीना चाहिए, और अगर पानी इतना पीना चाहिए कि जहां तक सटे वहां तक पानी नहीं नहीं पीना चाहिए। अर्थात अगर पानी ना पियो तो अच्छा है, और अगर लगता है कि थोड़े बहुत पानी की आवश्यकता हो रही है तो वो पी लो, वो भी अपनी मात्रा के अनुसार पिए, 4-6 घूंट पिए और छोड़ दें। लेकिन उन्होंने पानी को ना पीने की भी कसम खा रखी है। श्वास रोग में भी कह दिया कि इसमें भी पानी ना दें, पित्तशय है उसमें भी पानी ना दें, व्रण है उसमें भी पानी ना दें, व्रण। तो उसमें जो है वो पहले से 7 रोग उन्होंने लिस्ट कर दिए हैं कि इन 7 रोगों में पानी जहां तक हो तहां तक ना पिए, ना सटे तब तक, और कम से कम पिए तो बहुत अच्छा है। इसलिए डायबिटीज में पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए। तो ये मेरा अपना क्लिनिकल है, और अपना क्लिनिकल नहीं बल्कि अपने शरीर पर की हुई चीजें हैं। तो इस चीज को जो है आपको मरीज को भी बताना चाहिए कि आप पानी जितना पिएंगे और पानी से संबंधित जो भी चीज खाएंगे आपकी डायबिटीज को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। स्निग्ध गुण, स्नेह द्रव्यों का अगर अति मात्रा में सेवन मूत्र मार्ग की उसकी प्रवृत्ति होती है, इसमें मूत्र की धारा का कुछ अंश दुग्ध के समान श्वेत होता है, और इससे कफज प्रयोगों में जो शुक्ल में है अर्थात जो पिष्ट में है उसके द्रव के समान नाम दिया है, उसमें स्निग्ध द्रव की प्रवृत्ति होती है। वहां पर काइलोरिया जैसे बोलता ना कि मतलब कहना चाहिए जो शुक्ल में है, तो शुक्ल में मतलब जो काला काला मूत्र आपका निकलेगा, तो उसमें जो क्या होता है उसका फर्मेंटेशन अधिक तरह से अच्छी तरह से लिवर जो है उसका नहीं कर पाता है। तो वो जो स्नेह द्रव होते हैं उनका जो है परिपाक पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, और फिर ये स्थिति शुक्ल में है या पिष्ट में है की स्थिति आपके सामने, जैसे कि कहते हैं ना कि पिष्ट में मतलब घोला हुआ आटा जैसा बाहर निकलता है, तो वो पिष्ट में जो है वो दिखाई पड़ता है। इसमें स्निग्ध द्रव की प्रवृत्ति होती है, और अंग्रेजी में इसे लिपोरियो होते हैं। ठीक है, आपके जो है लिपिड जो है उसके अंदर आ रहे हैं। और इसी प्रकार जब ये सब चीज हम लोगों को देखने को मिलती है, अभी 1 मिनट, जब देखने को मिलती है तो ये जो काइलोरिया की ऐसी कंडीशन आती है, तो उसमें क्या है, इसमें स्निग्ध द्रव की प्रवृत्ति होती है, अंग्रेजी में इसे लाइपोयूरिया बोलते हैं। इसमें फैट की प्रवृत्ति एक वातज प्रमेय में भी होती है। जो फैट होता है वो वातज प्रमेय में भी, इसको गिनाया गया है कि अगर फैट आ रहा है तो ये वातज प्रमेय में भी इसमें मतलब कहना चाहिए आचार्यों ने दिया है कि वात का प्रकोप होने से जो रसानिया यानी कि जो भंगुर हो जाता है, रसानिया का भंगुर मतलब जैसे कि आप किसी नली को, किसी भी जो नली होती है आप उसको ले सकते हैं, और उसमें क्या है कि उसको आग के ऊपर थोड़ा सा गर्म कर दें तो वो एक प्रकार से भवर के एकदम हल्की सी पिट जाती है, इसी तरह से तो भंगुर हो जाती है। उसके अंदर की जो स्निग्धता होती है, वो भंगुरता का मैंने आपको जब वायु के गुण पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने भंगुरता को बताया था कि फ्रेजिलिटी कैसे होती है, फ्रेजिलिटी कैसे होती है, भंगुरता कैसे उत्पन्न हो जाती है। जो वायु होती है उसके अंदर की क्या करती है, जो जितनी भी स्निग्धता है वो सोख लेती है। किसी भी स्रोत है, कोई नली है, उस नली के अंदर उसको पेरिस्टालिक मूवमेंट होने के लिए वहां पर स्निग्धता होनी चाहिए, ये नियम है। और वो स्निग्धता जो है डिपेंड करती है कब, और वो हमारे पूरे शरीर के अंदर पूरे प्रत्येक छोटे छोटे से या बड़े बड़े से में ये प्रक्रिया होती रहती है, और वो डिपेंड करती है वहां की पेरिस्टालिक मूवमेंट की उसकी स्निग्धता है कितनी।
तो ये जब स्निग्धता खत्म हो जाती है और वो खत्म होती है वायु के द्वारा, वायु जो वहां पर रह के अपना जो संशोषण कर्म होती है, जो शोषण कर्म होती है, वो वहां पर करना शुरू करती है और वो 3-4 गुणों को वहां पर प्राप्त हो जाती है। लघु रूक्ष लघु रूक्ष और जो है वो सूक्ष्म, इन 3 गणों को प्राप्त होकर फिर वहां पर जो स्निग्धता है अपने ही स्रोतस के अंदर जिसके द्वारा वो घूम रही है, वहां घूम रही है, उसी में जाकर उसने जो है वहां की स्निग्धता को खत्म कर दिया। और जब वह स्निग्धता खत्म हो गई तब वो नली सिकुड़ जाती है, जिसको आज की भाषा में हम किसी भी स्थिति में उसको ले सकते हैं। अगर वहां पर संकुच हो गया तो नैरोइंग कर दिया, उस नैरोइंग की स्थिति सामने आ गई। और हमारे अल्ट्रासाउंड में कई हमने देखा होगा कि जो होते हैं वो नैरोइंग, जैसे आजकल नंबर में तो देखोगे तो एक बॉक्स में लाइन लगी होती है कि नैरो हो गई है, और वहाँ किसी या नैरो हो गई है या पूरी तरह से संकोच हो गई है, यूवीएन में संकोच का गुण लग जाता है, वहां लगा देती है अपना वायु एवीएन में संकोच, जो संकोच का गुण अंदर वाले पार्ट में नहीं, एवीएन में हमेशा बाहरी पार्ट में संकोच होता है। ये बड़ी गलतफहमी है कि एवीएन के लोग जो संप्राप्ति बताते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि देखो, मतलब कहाँ की संप्राप्ति, कहाँ और कैसे ठीक कर रहे हैं। और संप्राप्ति भी क्लियर नहीं हो रही है, ना तो सामने वाले को समझ में आ रही है और ना समझाने वाले को समझ में आ रही है कि हम समझा क्या रहा है। तो जो बाहर का पार्ट होता है, जहां से वो जो छिद्र होते हैं, जहां से आर्टरी, वेन और ये सब क्रॉस करती है हड्डी के अंदर, उसके बाहर जो है संकोच के गुण पैदा करती है, अंदर कभी नहीं करती। अगर वो अंदर कर देगी तो फिर कुपित ही नहीं होगी, तो वहां पर एवियन रोग ही नहीं होगा, वहां पर तो कुछ दूसरा होगा। लेकिन बाहर वाले स्रोतस में, मतलब हड्डी का बाहर, ये हमारी हड्डी है, इसके बाहर वाले स्रोतस में जो आर्टरी इसमें प्रवेश कर रही है, यहाँ पर संकोच का गुण उत्पन्न करेगी। और यहाँ पर संकोच जब ये पिचका देगी, जब इसको सपोर्ट देगी, तो इसकी सप्लाई रुकेगी। और जब ये रुकेगी अंदर सप्लाई इसकी जाके, तब वहां पर वायु प्रज्वलित होगी। और फिर वहां से वो निकलने के लिए धातु क्षय करेगी, अंदर वृद्धि को बढ़ाएगी, और अपनी वृद्धि को प्राप्त होकर फिर वो धातु क्षय करेगी। अंदर कौन सी धातु है? मज्जा धातु। फिर वो मज्जा धातु में नेक्रोसिस पैदा करेगी पहले, और हड्डी को तोड़ के फिर बाहर निकलेगी, और वही हमारी एवियन की संप्राप्ति होती है। आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? सम कंफ्यूजन, शशि तिवारी जी कह रही है कंफ्यूजन हो रहा है। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो मैंने तो आपको बोला है कि आप जूम पे आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्या है ना कि जब मैं इसको लेता हूँ तो हमारी एक सीरीज है, वास्तव में हमारी जूम में एक सीरीज चलती है, और वो सीरीज के अनुसार सब लोग समझते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और सबको समझ में भी आता है। मैं तो यहाँ पर इसलिए नहीं बैठा हूँ कि आपको जो है वो यहाँ से उठा के फिर मैं अपने जूम पे ले जाऊँ, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन आप अगर डेली जोड़ेंगे तो यही चीज़ आपको फिर यहीं पर आराम से समझ में, डेली का मतलब हर फ्राइडे को जुड़ेंगे तो यहीं पर आपको ये समझ में बड़े आराम से आती चली जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर बीच में आप लेक्चर मिक्स कर रहे हैं तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा ही होगा। वो तो चाहे आप 9th क्लास में ले लो या फिर 10th की क्लास में ले लो, हम लोग भी 2 दिन क्लास छोड़ देते थे तो पता लगी फिर पीछे को कुछ समझ में नहीं आता था। तो वही स्थिति हमारे, चाहे वो स्टडी किसी भी प्रकार की हो, नियम सबके लिए बराबर एक जैसे होते हैं। तो वहां जो भंगुर, जो रसायन भंगुर हो गई, वो हमारी किसके कारण हुई? वायु के कारण हो गई। और वायु ने भंगुरता कैसे पैदा की, उसकी भी आपको एटियोपैथोलॉजी समझ में जानी चाहिए, जो मैंने आपको बता दी कि वायु में वायु के द्वारा रसा अग्नियों में या स्रोतस में भंगुरता कैसे पैदा होती है, फिर वहां पर सप्लाई कैसे रुकती है, वायु अपना कर्म वहां पर कैसे निर्धारित करती है, वो उसके ऊपर। और विदीर्ण हो जाती है, कभी कभी क्या होता है, विदीर्ण, विदीर्ण का मतलब फट जाती है। फट जाने का मतलब वहां पर इतना विदीर्ण हो जाती है कि विदीर्ण का मतलब समझते हैं। मैं आपको विदीर्ण की एक और रोग बता देता हूँ जिसमें विदीर्ण होता है, और वो होता है हमारा अर्श। अर्श में क्या होता है कि जब आप वायु वहां स्थानिक लेवल से, स्थानिक लेवल का मतलब जो हमारी सुपीरियर रेक्टल विन होती है, जो हमारी इंफीरियर रेक्टल विन होती है, और जो हमारी कौन सी सुपीरियर, इंफीरियर और हमारी लेटरल रेक्टल वेन होती है, शायद मुझे कंफर्म नहीं, 3 होती हैं। वो 3 जो है 3 एंगलों पे 9-12 शायद ऐसी कुछ है, उन पर टिकी होती हैं वो। और वो सुपीरियर जो रेक्टल वेन होती है, वो सुपीरियर रेक्टल वेन ऊपर की तरफ होती है, इंफीरियर एकदम नीचे की तरफ होती है। और जो सुपीरियर होती है उसकी सप्लाई सीधे सीधे कहाँ होती है? पोर्टल सिस्टम होती है। और जब बस्ती का सिद्धांत बताऊंगा तब वहां पर मात्रा बस्ती की, जो क्या नाम है, अनुवासन बस्ती की जो मात्रा ली गई थी, आचार्यों ने बहुत साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक तरीके से आयुर्वेद को लिखा है। क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता
कि ये जो सुपीरियर थी, इंफीरियर थी, और जो तीसरी वाली थी, एक को जोड़ दिया, एक की एनाटॉमी सीधे थी कि हमारे वो कहाँ से जुड़ती है, सीधे पोर्टल वेन से जुड़ जाती है जाके, और दो जो है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से जुड़ती है जाके। तब वहां पर जो मात्रा बस्ती की मात्रा 120 ml क्यों बताई, वो सॉरी, अनुवासन बस्ती की मात्रा 120 ml ही निर्धारित क्यों की, और ये क्यों कह दिया कि उसको खाना खाने के तुरंत बाद जो है अनुवासन देना है। हम लोग उस मात्रा को और वो सब चीजों को लेके और उसको पढ़ के और उसी के अनुसार 3 7 11, हाँ सही कह रहे हैं, ठीक, 3 7 11 स्थिति पर जो है ये बेनें होती हैं। सरोज जी बता रहे हैं हमारे लिए, अच्छा है, रिवाइज करा दिए। तो वो जो है उनको हमको देखना है कि इन जो हमारी बेन्स थी इनके आधार पर उन्होंने इस मात्रा को तय किया था, ना कि उनकी कोई मर्जी थी, और ना ही उनका कोई ऐसा था कि उन्होंने मतलब कहना चाहिए यही तय कर दिया हो कि नहीं जी 120 ही आपको देनी है और 120 ही देनी है, इसके अलावा आपको ज्यादा नहीं बढ़ना। उसका कारण भी उसकी एनाटॉमी पर निर्भर कर रहा था, इसलिए उन्होंने वहीं पर कलम रोक दी अपनी और कहा कि ना, 120 से ज्यादा कोई अनुवासन बस्ती नहीं देगा, ये तय है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं 120 से अगर ज्यादा हम दे देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। अब हम लोगों को एक ही समझ में आता है कि आचार्यों ने जो है ना वो 120 बता दी थी, अगर हम ज्यादा दे देंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। बेशक कॉम्प्लिकेशन होगा, लेकिन क्यों कॉम्प्लिकेशन, क्या क्यों हो जाएगा भाई। तब वहां पर हमको सोचना है कि एनाटॉमी के अनुसार वो ऊपर होती है, और वो ऊपर होने के बाद एनाटॉमी के अनुसार अगर वो ऊपर है सुपीरियर रेक्टल वेन, तो वहां तक हमारा जो इसने पहुंचना पाए। अगर वहां तक इसने पहुंच गया तो वो हमारा जो पोर्टल वेन में सिस्टम खुल रहा है उसका, पोर्टल वेन में जा रही है सीधे, उस पोर्टल वेन में चला जाएगा इसने, और कहीं उसका एसजीपीटी कहते हैं ना लोग, 15 मात्रा बस्ती दो, 1 महीने लगातार 120 ml की दे दो, और लगातार दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अ, अब उनको अगर मैं पूछ लूं कि दिक्कत नहीं होगी तो फिर ये बता दो, फिर उसमें बीच बीच में मैं क्या टेस्ट करवाऊं, मैं मॉडर्न का भी सहारा लूंगा, क्योंकि मेरा मरीज मरीज ऐसा है, मान लो कि अगर लिवर का कोई मरीज ऐसा है, और लिवर का मरीज ऐसा है जिसको कुछ एसाइटिस है, मुझे देनी पड़े अगर कहीं उसके लिए मात्रा बस्ती, और तो मैं कितनी दूं और कितने दिन तक दूं क्यों नहीं दूं, ये सब तर्क वितर्क करना है। क्योंकि वो अगर वो लिवर में अंदर क्रॉस कर गई पोर्टल वेल से, और आपका लिवर पड़ा हुआ है धन वर्ग, उसका ले बहुत वर्ग डाउन है, और आपने भेज दिया तेल, मुंह से तो दे नहीं रहे उसके बेचारे को एक मतलब कहना चाहिए खाने के लिए एक एक बूंद, और बस्ती के अनुसार उसको तेल भेज दिया, वो ले वो बस्ती के अनुसार तेल वहां चला गया। अब लिवर जो है फिर जो है अपना करेगा तो फंक्शन, इमल्सिफिकेशन करेगा ही करेगा। तब उन्होंने कहा कि कम रह जाए अलग बात है, लेकिन इसको ज्यादा मत देना, अगर सुपीरियर रेक्टल वेन से टच हो गया तो सीधे लिवर में क्रॉस करेगा, और वहां पर जो जठराग्नि होगी वो और ज्यादा मंद हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि खाना खाने के बाद तुरंत हाथ ना धोए मरीज, तब तक उसको अनुवासन दे दो, ताकि वो उसका कार्य क्षेत्र उतना ही है, और दूसरे कार्य क्षेत्र में जो वायु के वहां पर जो गुण बढ़े हुए हैं, एक सूक्ष्म गुण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको खत्म कर। रूक्षता तो सब जानते हैं, तेल से रूक्षता खत्म हो जाती है, इसमें क्या है, रूक्षता खत्म हो गई, अब मेरे हाथ में रूक्षता है, ठंडों में मैंने ली क्रीम और लगा ली, हो वही बोले रूक्षता खत्म हो गई, ये अलग चीज है। इसमें क्या है, वहां पर मेन जो सूक्ष्म गुण होता है वायु का, वहां पर मेन जो उसका लघु गुण होता है वायु का, तेल उसको शांत करता है। वहां पर तेल इसको शांत करने के बाद फिर जो अपना जो उसका वैसा रूक्षता का गुण होता है वो तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। उसमें क्या है, जब वो स्रोत के अंदर प्रवेश ही नहीं करेगी, उसके हम सूक्ष्म गुण को ही मार देंगे, उसके हम सूक्ष्म गुण को ही खत्म कर देंगे, तो फिर जो उसका सूक्ष्म गुण है उसका क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। तो तेल जो है मुख्य रूप से उसको जाके उसके जो गुण है, और कौन कौन से गुण, अगर वायु शीत हो रही है तो उसको उष्णता में पैदा करेगा, अगर सूक्ष्म है तो उसको इतना सूक्ष्म नहीं होने देगा, जो छोटे 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 पैरी जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती है, उन मेम्ब्रेन्स के छोटे छोटे छेद में जाके सेल्स तक पहुंच जाए, और सेल्स में जाकर फिर अपना कर्म दिखाए, उसको खत्म करेगा। और फिर जो हमारा जो लघु गुण है, लघु गुण का मतलब लोग गलत समझ जाते हैं कि वायु एक लघुता अलग होती है और दूसरी एक लघुता अलग होती है। अगर कोई
लघु हो रहा है, क्या है कि अंग लघु हो गया, तब वहां पर अर्थ दूसरा है। मैंने कहा ना कि आयुर्वेद के जो वर्ण है उनका अलग अलग स्थान पर अलग अलग अर्थ अलग अलग तरीके से निकल रहा है। कोई कहे कि ये लघु है, भोजन लघु है, इस लघु भोजन का क्या मतलब? ये भोजन गुरु है, उस गुरु भोजन का क्या मतलब है? अब ये अगर हम ये देखें तो इसी गुण को वायु के लघु गुण में कह दिया है, और इसी गुण को भोजन के गुण में कह दिया है कि भोजन जो है वो लघु होना चाहिए। व्हाट इट मीन्स? वहां पर लघु गुण के तीन अर्थ है मेरे यहाँ तक। वैसे तो बहुत अर्थ है, मुझे मालूम है, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो लघु गुण भी एक चैप्टर निकल जाएगा कि लघु के कितने वो हैं। वो मतलब कहना चाहिए आपको पता भी नहीं चलेगी कि लघु गुण यहाँ औषधि लघु, औषधि लघु, फिर भोजन लघु, फिर मतलब गुण है उसका गुण लघु, वायु का गुण लघु। तो ये कई ऐसे गुण हैं जो एक दूसरे को समझ में नहीं आते कि लघु, फिर अंग लघु हो गया, कोई लघु अंग हल्का हल्का हो गया अंग, तो उसका मतलब क्या हो गया? तो पहले तो उसका मतलब समझ लेते कि वो समझना जरूरी है, दो चार टेक्निकल चीजें बहुत समझना जरूरी है। अंग जो है अगर कहीं लघु हो रहा है तो इसका मतलब लो एनर्जी लेवल हो गया उसके अंदर, उस अंग के अंदर शीत का प्रभाव बढ़ जाएगा, और जो है अंग जो है एनर्जी को प्राप्त नहीं होगा। तब वहां पर कहेंगे कि ये जो अंग है वो लघु हो गया, अर्थात इसमें एनर्जी लेवल, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं रहा। और वो अगर हम सीधे उसमें चले गए कहाँ, सेल पे, और सेल से चले गए सीधे कहाँ, मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं घुमाऊंगा। जब मैं आपको यहीं पर कभी एक साल के बाद ये नंबर आएगा पंचभौतिक चिकित्सा का, खासकर फ्राइडे की इस क्लास के अंदर, लेकिन 13 सितंबर से हम अपने जूम इंटरेक्टिव सेशन पर पंचभूतों की महाचिकित्सा और पंचभूतों की जो चिकित्सा सिद्धांत है उसको हम साथ में एक अलग लेक्चर के साथ प्रस्तुत करेंगे। और वो हमने टाइम दे रखा है 13 सितंबर तक। मैं अपने सभी ए आर जो आयुर्वेद बेसिक कंसेप्ट फाउंडेशन के ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं, मैं गुणों से उनको ज्यादातर परिपूर्ण करने की कोशिश करूंगा कि हर गुण के हर गुण की व्याख्या को अच्छी तरह से समझ जाएं। और जब मैं पंच महाभूत की चिकित्सा पे जाऊं तो फिर मैं आपको एक ही चीज समझाऊंगा कि यहाँ पर पृथ्वी का ये गुण बढ़ा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी के अपने 14 गुण हैं, जल के भी अपने 10 गुण हैं, और फिर इस तरह से महाभूतों के अपने अपने जो गुण हैं, उन गुणों को सबको मिला के जो हमारे 10 गुण आचार्यों ने बताए हैं, तो पृथ्वी की 14 कैसे हो गए, फिर उनकी चिकित्सा कहाँ कहाँ हम कराएं महाभूतों के हिसाब से, तो वो जब हम बताएंगे तो वो आपको तो यहाँ पर तो 1 डेढ़ साल लग सकती है वहां तक पहुंचते पहुंचते। लेकिन वहाँ आपने आयुर्वेद बेसिक कंसेप्ट फाउंडेशन, जो हमारा जूम इंटरेक्टिव सेशन शुरू होता है 8:30 बजे रोज उस ग्रुप में, और हमारे फेसबुक पेज पर भी जो है वो इसको फेसबुक पेज पर भी जो इसको लाइव प्रसारण होता है, उस लाइव प्रसारण पर भी आप देख सकते हैं। और उसको सही तरीका ये है कि आप मेरे एक हरिओम कोहली नाम से आप जो है वो मेरी जनरल फेसबुक को सर्च मारें, और उससे उसके बाद मुझे वहाँ आ जाएगा, और फिर उसमें से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें, और फिर भेजने के बाद मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगा और आपको मेरा पेज मिल जाएगा। फिर आप मेरे पेज से सीधे जूम इंटरेक्टिव सेशन डेली का आप वहाँ पर अपने लाइव सुन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जूम में जाना है तो आप मेरे नंबर पर जो है 9927753780 इस नंबर पर आप मुझे, हाँ हाँ, 9927753780 इस मतलब कहना चाहिए नंबर पे जो है कॉल करें, और फिर आपको जूम का जो है लिंक मिलेगा, और उसके साथ फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा। अब मैं आपके प्रश्नों का कुछ है उनका मैं आंसर दूंगा। और जितना आज तो मेरे ख्याल से काफी लोग, सुमन कुशवाहा जी नमस्कार आपको, सोनाली जी नमस्कार आपको, आर्य इंडिया नमस्कार आपको, गगन अग्रवाल जी नमस्कार, नवजोत जी नमस्कार आपको, सविता कुंडली जी नमस्कार, निधि अरोड़ा जी नमस्कार, श्रुति निगम जी नमस्कार, पवन शर्मा जी नमस्कार, पूनम अ,
वसंदा नमस्कार, डॉक्टर हरजीत सिंह नमस्कार, अनीता शर्मा जी नमस्कार, प्रीति अरोड़ा जी नमस्कार, रोमा गुप्ता जी नमस्कार, विकास अवस्थी जी नमस्कार, अनीता शर्मा जी नमस्कार, सरोज मिश्रा जी नमस्कार, विकास अवस्थी जी नमस्कार, जसवंत धानी जी नमस्कार, कुमार मूर्ति जी नमस्कार, सरोज मिश्रा जी नमस्कार, रितिमा जी नमस्कार, राजेश रस्तोगी नमस्कार, रितिमा मनोज कमल जी नमस्कार, शुभा सोलंकी जी नमस्कार, शुभम विशाल क्या नाम वैशाली नागौर नमस्कार, मनदीप कौर जी नमस्कार, हाँ शशि तिवारी जी नमस्कार, मनदीप कौर नमस्कार, वैद्य नितेश यादव जी नमस्कार, आलोक शर्मा जी नमस्कार, रिया जी नमस्कार, वैद्य सुरमम शर्मा जी नमस्कार, रमन गर्ग जी नमस्कार, सरोज जी ने हस्त मधु और बसा और मज्जा की बातच फिल्मों की उन्होंने बता दिया है, नमस्कार, नीलम जी नमस्कार, अनीता वशिष्ठ जी हमारी बड़ी बहन जी नमस्कार, शुभम नमस्कार, प्रियंका राजपूत जी नमस्कार, पद्माकर श्रीवास्तव नमस्कार, हरजीत जी नमस्कार, प्रमोद मिश्रा जी नमस्कार, सरोज मिश्रा जी बीच में कम हो गई थी, आवाज के बारे में लिखा, थैंक यू, नमस्कार, अम्लकी इन मधुमेह, अम्लकी अगर मधुमेह में देते हैं, ठीक है, तो अम्लकी का जो अपना बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंवला खुद जो है अम्ल होते हुए मधुर है, लेकिन उसके अंदर जो मधुरता बढ़ती है, अम्लकी को हम अगर देते हैं तो उसमें मधुरता बढ़ती है, तो वो हम इसलिए देते हैं कि वहाँ पर क्योंकि एक संप्राप्ति बनती है इसमें, मधुमेह के रोगी में, उस मधुमेह के रोगी में अगर कहीं अम्लता बढ़ जाती है, तो अम्लता बढ़ जाती है, तो उस अम्लता को नष्ट करने के लिए वहां पर फिर अम्लकी का हम प्रयोग करते हैं, आरब्ध का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए जो है वहां पर हम अम्लकी दे सकते हैं। सरोजी ने नंबर 3 पर जो 3 बहनों को बताया है, ब्लॉक 22, 3 और 7 और 11, हाँ, सम्राट राठौर जी नमस्कार, दिलीप सोलंकी जी नमस्कार, शास्त्री जी हाँ, आनंद आयुर्वेद नमस्कार, और रितमा जी ने जवाब दिया है, सूती जी ने प्रश्न किया है कि वायु शीत गुण से लघु कैसे हो सकती है, प्लीज बताएं। तो इसमें वायु अगर शीत हो रही है तो वो लघु तो नहीं होगी, वायु अगर शीत गुण है तो शीत गुण से वो लघु तो नहीं होगी, लेकिन अगर कफ के संपर्क में आ गई है और वो पहले से ही बहुत ज्यादा अगर लघु है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस समय वायु अगर हम देखें कि जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होगी, तो इस समय वायु अगर प्रकोप को बहुत अच्छी तरह से प्राप्त है और प्रकोप को बहुत अच्छी तरह से प्राप्त है और उसके 3-4 गुण ये बड़े हुए हैं, वो उसका इतना लघु गुण बड़ा हुआ है कि वो बहुत छोटे छोटे बड़ी ही आसानी से, अगर एक शीत गुण की अगर समीक्षा करें तो अगर वो 90% 50% अगर शीत गुण लघु गुण को प्राप्त हो गई है और उस 50% लघु को प्राप्त होते हुए भी वो अच्छे से छोटे से स्रोतस में अगर वो प्रवेश कर जा रही है और बाय द वे अगर कफ उसके संपर्क में आ गया, तो उसके जो 50% जो लघु गुण बढ़ा हुआ है वो कफ के संपर्क में आते आते जो है, अगर वो 100% अगर वो 100% लघु गुण उसका बढ़ गया, तो वो आते आते कफ के संपर्क में आते आते शीतता को प्राप्त होते होते अगर 50% भी रह गया, तो इधर हम एक बार कह चुके हैं कि 50% भी अगर उसका लघु गुण बढ़ गया तो वो छोटे छोटे से स्रोतों में प्रवेश हो जाएगी। लेकिन अगर वो 100% बढ़ा हुआ है, तो अगर कफ के संपर्क में आ गई तो उसका कम होते होते, यहाँ पर मैं आपको वो कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ, तो वो आपको उल्टा ही आंसर, कफ कम होते होते अगर वो 50% में भी लघु गुण को प्राप्त रहेगी, तब भी वो अपने शीतता को देके और फिर जो है लघु गुण को देके और फिर मतलब कहना चाहिए स्रोत में प्रवेश कर जाएगी। शशि तिवारी पूछ रही है, आम्ल की मधुर विपाक है तो मधुमेह में नहीं देना चाहिए, प्लीज क्लियर करें। ऐसा नहीं है कि आम्ल की जो मधुर विपाक है उसका वो मधुमेह में नहीं देना चाहिए। वहां पर हमको अगर हम शुरू शुरू में किसी को कह देते हैं कि शुरू शुरू में आप जो है उसको त्रिफला दे दीजिए, लेकिन सीधे सीधे हम उसको शुरू शुरू जब किसी को पेशेंट को डायबिटीज हुई हुई है तो उस समय उसको हम थोड़ा सा अगर दूर रखें तो अच्छा है। लेकिन अगर कहीं वो ये कहता है कि मेरे इसके साथ साथ मेरी जलन भी होती है,
तो आप उसको कहीं ऐसा ना हो कि उसकी दूसरी कोई संप्राप्ति बन जाए, क्योंकि मधुमेह की एक संप्राप्ति के अनुसार केवल मधुरता को प्राप्त होगी, या कफ की संप्राप्ति जब बनती है, वहां पर मधुमेह की संप्राप्ति बनती है, तो मधुमेह की संप्राप्ति में वायु ही प्रबल अवस्था में होती है, और वहां पर वो उसके कई कारण भी हो सकते हैं कि वायु प्रबल अवस्था में क्यों रह जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आम्लकी को उसमें जो है ना दें, क्योंकि अगर अम्लता है और अम्लता को अगर खत्म करना होगा तो हमको आम्लकी देनी पड़ेगी। एक आम्लकी तो ऐसा ड्रग है जो मतलब कहना चाहिए इसमें क्या बोलते हैं, अम्ल द्रव्य है, जिसको हम अगर अम्लता भी है तब भी हम उसको दे देते हैं, और अम्लता नहीं है तब भी हम देते हैं। अगर कफ बढ़ा हुआ है तब भी हम उसको दे देते हैं, और कफ नहीं बढ़ा है तब भी हम उसको दे देते हैं, क्योंकि वो तो एक रसायन भी है। लेकिन और जो अम्लीय द्रव्य है उनकी सबका विपाक ज्यादातर जो होता है वो अम्लीय ही होता है, और शरीर में जाकर अम्लता को ही पैदा करते हैं। इसलिए और सभी वज्र हैं, चाहे वो नींबू हो, चाहे वो मौसमी हो, चाहे वो छोटा नींबू हो, चाहे वो माल्टा हो, मीठा नींबू हो जो पहाड़ों पर अक्सर मिलता है, और चाहे वो हमारा संतरा हो, चाहे वो हमारा जितनी भी खट्टी चीजें हैं वो सभी अम्लता को ही बढ़ाती हैं। इसलिए उसको ब्रेक किया है, और उसको ब्रेक करने के बाद तब आम्लकी को ही सर्वोपरि रखा है कि आप आम्लकी दें। वो रसायन होते हुए भी, रसायन का मतलब रस का अयन कर बहन कर, और वहां पर वो अम्लता को ही खत्म करेगी। कफ को उतनी मात्रा में जितना हम लोग सोचते हैं अम्लकी बढ़ाएगी, अम्लकी उतनी मात्रा में कफ को नहीं बढ़ाती है, बल्कि जो अन्य अम्लीय द्रव्य होते हैं वो कफ की ही संप्राप्ति को बढ़ाते हैं। अग्नि को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, ये तो हर किसी में लिखा है। नींबू भी अग्नि को बढ़ाता है, लेकिन वहां नींबू अग्नि बढ़ाने के साथ साथ वह अम्लता को भी बढ़ाता है। और अम्ल में दो महाभूत होते हैं, और वो दो महाभूत होते हैं जल और अग्नि। अग्नि वो है, वो क्या करेगी, अग्नि को बढ़ाएगी। अर्थात धातु अग्नि के किस पार्ट को बढ़ा रही है वो भी हमको देखने की जरूरत है, क्योंकि धातु अग्नि के पार्ट भी होते हैं। और जल वो स्वाभाविक रूप से कब बढ़ेगा, तो इसलिए बढ़ेगा। तो यही कारण था कि कोविड में लोगों ने जिन्होंने नींबू पिया वो मरा, जिन्होंने खट्टे फल खाए उनको कोविड ने छोड़ा। कोविड ने छोड़ा ही नहीं उनके लिए, उनको हर हाल में जो है वो मतलब कहना चाहिए वो रास्ता दिखा दिया उसने कि कुछ बच भी गए होंगे ऑन बेसिस ऑफ द मेडिसिन। लेकिन हाँ, हमने जितने देखे जिन्होंने अम्ल खाया, जिन्होंने खट्टा भी खाया, वो जिनको ना होना था उनको भी। थैंक यू। इसी के साथ मैं अपना ये वक्तव्य पेश करता हूँ, और अगले शुक्रवार को 5:30 बजे मैं आपको फिर जो है एक बार लाइव सेशन में मिलेंगे। प्रणाम सभी को, नमस्कार, धन्यवाद, कोटि कोटि।